कल के लेक्चर से किसी को डाउट है? बाकी लोगों को? गुड आफ्टरनून सर। स्क्रीन दिख रहा है? देखिए पीडीएफ दिख रहा है सबको? देखिए कल आपको एटॉमिक वॉल्यूम बताए थे, आज हम एटॉमिक रेडियस देखेंगे और कितने टाइप के रेडियस होते हैं वो सब देखेंगे। ठीक है, तो देखिए रेडियस हमारा बेसिकली है क्या कि सेंटर से जो सर्कल बनता है उसको हम रेडियस कहते हैं। मतलब सेंटर से जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया इसका, इसके लिए रेडियस ये कहलाएगा। ठीक, किसी भी सर्कल के लिए, या स्फीयर की बात करें तो जो आउटर मोस्ट सर्कल बनेगा उसका, उसको हम कहेंगे। तो सेम कंडीशन एटम्स के साथ भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस। किसी भी एटम में उस जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ तक के पोजीशन को हम रेडियस में डिफाइन करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो भी हम उसको रेडियस में ले रहे हैं। ठीक है, ये कंडीशन कभी नहीं आता। अब देखिए रेडियस कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहला कोवेलेंट रेडियस। ठीक, ये कब बनेगा? ये तब बनता है जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा हो, तब बनता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम दूसरे एटम से जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं तब बनता है। जैसे आप कह लो मॉलिक्यूल्स का जब फॉर्मेशन होगा, ठीक है,
तो हम डिफाइन करते हैं कोवेलेंट रेडियस को। मॉलिक्यूल्स कैसे कैसे डिफाइंड होंगे, या तो आपके सेम मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, मतलब सेम एटम्स के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, ठीक, या तो सेम एटम्स के मॉलिक्यूल हो, चाहे डिफरेंट एटम्स के मॉलिक्यूल्स हो, उसमें भी जो रेडियस डिफाइन होगा वो भी हमारा कोवेलेंट रेडियस ही होगा। जैसे यहाँ देखिए मैंने एक एग्जांपल दे रखा है आपको H2, ठीक, तो इसके जगह पे आप HNO3 किसी को भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी डेफिनेशन आ सकता है, मॉलिक्यूल सेम होंगे या फिर डिफरेंट होंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक फिगर दिखा रखा है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, मतलब एक एटम ये है, एक एटम ये है, इसको आप हाइड्रोजन ले लीजिए, ये भी आप हाइड्रोजन ले लीजिए, ठीक है। अब देखो दोनों के कंडीशन में, यहाँ पे दोनों के कंडीशन में क्या है कि दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा, दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा। वो इसलिए क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन है, दोनों में प्रोटॉन की जो कैपेसिटी है वो सेम है, ठीक है। इस वजह से जो इसका जो सर्कल बनेगा या यूं कहिए जो रेडियस बनेगा वो जस्ट एक दूसरे को टच करता हुआ दिखेगा हमको, ठीक है, इस टाइप से जस्ट एक दूसरे को टच करता हुआ दिखेगा। ये होता है हमारा सेम एटम वाले मॉलिक्यूल्स के लिए। लेकिन जब हम डिफरेंट एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, जब डिफरेंट एटम्स के मॉलिक्यूल्स की बात की जाए, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि एटम्स के जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करते हैं। जैसे मान लो अगर हम HCl की बात कर ले, ठीक है, HCl ले ले, KCl ले ले, कोई भी ऐसा ले ले जिसमें KCl तो नहीं, KCl हम इसमें नहीं यूज करते हैं, कि हमारा मेटल है तो हम किसी और में देखेंगे इसको। HCl का एग्जांपल आप देख लीजिए, इसमें क्या है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन का आपके पास एक एटम है और क्लोरीन का एक एटम है, ठीक है। तो जब दोनों के ऑर्बिटल्स नजदीक आएंगे तो वो इस टाइप से ओवरलैप करते हैं, ठीक। तो ये जो मीन पोजीशन होता है दोनों का, ये जो बीच का जो मीन पोजीशन है, ये रेडियस के अंतर्गत आता है। तो इसके सेंटर से जो पोजीशन आएगा उसको हम रेडियस कहेंगे, ठीक है। और ये सेंटर आप कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे हाइड्रोजन से, चाहे आप क्लोरीन से ले सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स के लिए हम क्या करते हैं, ओवरलैपिंग दिखाते हैं ऑर्बिटल्स का इस तरीके से, और उसके बाद हम इसका मीन पोजीशन बताते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ओवरलैपिंग का जो मीन पोजीशन है, उस पोजीशन से सेंटर तक की दूरी को हम कहेंगे कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डिफरेंट एटम के लिए। और हमारा जो सेम एटम्स है उसमें सिंपल तरीका क्या है, तो सेंटर से लेके जहां ये एक दूसरे को टच करेंगे इसको हम कहेंगे रेडियस, ठीक है। ये हमारा कोवेलेंट रेडियस है। इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल फॉर्मूला जो आप मैथ्स में यूज करते आए आज तक वही, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। तो R कोवेलेंट इज इक्वल्स टू हाफ इनटू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। हम इसको इस तरीके से लिखते हैं क्योंकि हम यहाँ पे एटम्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की बात करेंगे। देखिए कि एग्जाम्पल में दिखा रखा है हाइड्रोजन का, जिसका रेडियस होता है 37 pm पिकोमीटर, ठीक है। आपको ये याद नहीं करना है, ये जनरली इस टाइप से पूछता नहीं। आप किसी का एग्जाम अगर बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डेफिनेशन के साथ ये फिगर, और इसके साथ आप कोई भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल दिखा सकते हैं, वैसे मॉलिक्यूल्स जिसमें बॉन्डिंग कोवेलेंट तरीके से हो रहा हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि आयनिक मॉलिक्यूल्स आपको इसमें नहीं दिखाना है, आपको इसमें सिर्फ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स ही दिखाना है। एग्जांपल्स आप कुछ भी रख सकते हैं, HNO3 चाहे H2SO4 किसी को भी आप दिखा सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है वैन डर वाल्स रेडियस। देखिए वैन डर वाल्स रेडियस जो है ये एक तरह का कोवेलेंट रेडियस ही कहलाता है। अब दोनों में फर्क क्या है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, H2 मॉलिक्यूल हमने यहाँ देखा है, ठीक है। अब देखो हमको ये भी पता है कि जब हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो तो टोटल एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में एक एटम या एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं। अब
जब ये एक हाइड्रोजन का एटम और ये एक दूसरा हाइड्रोजन का एटम दोनों बॉन्ड बना चुके हैं, दोनों की वैलेंसी फुलफिल्ड हो गई है, तो ये किसी और से तो बॉन्ड बनाएगा नहीं। ऐसा नहीं कि इसके साथ तीसरा हाइड्रोजन आके चिपक जाएगा, ऐसा होता नहीं। ठीक है, तो होगा क्या कि जो एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में किस तरीके से बॉन्डेड होंगे, तो वो एक छोटा सा फोर्स, एक स्मॉल फोर्स लगाते हैं, ठीक, जिसको हम कहते हैं वेंडर वॉल्स फोर्स। इसको वेंडर वॉल नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम बताया था, जिसे कहा जाता है वेंडर वॉल्स फोर्स। और इसमें जो रेडियस बनता है उसको कहते हैं वेंडर वॉल्स रेडियस। देखिए ये आपका किसी भी मॉलिक्यूल्स के साथ लगता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कैसे कहें, तो मैंने आपको हाइड्रोजन का भी केस दिखाया था या HCl का केस दिखाया। जैसे देखिए ये आपका एक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, मान लीजिए मैं HCl दिखा रहा हूँ, तो ये हमारा एक HCl मॉलिक्यूल है। तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक, अब एवोगाड्रो नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल होंगे तो वो भी तो आपस में जुड़े हुए होंगे। तो वो जुड़ेंगे किस तरीके से, एक एक सिंपल फोर्स के द्वारा। इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग होगी वो एक सिंपल फोर्स के द्वारा होगा। ठीक है, जिसको हम कहेंगे वेंडर वॉल्स फोर्स। यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ये होगा वेंडर वॉल्स फोर्स। ठीक है, तो इन यहाँ से इसके मॉलिक्यूल के सेंटर से दूसरे मॉलिक्यूल का जो सेंटर होगा उसको हम कहेंगे वेंडर वॉल्स का डायमीटर। और इसका जो हाफ होगा सेंटर से इसको हम कहेंगे वेंडर वॉल्स का रेडियस। मतलब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो कोवलेंट बॉन्ड में कोवलेंट रेडियस में हम एक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, लेकिन वेंडर वॉल्स रेडियस में हम एक से अधिक मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करते हैं, या यूं कहिए तो दो मॉलिक्यूल्स को कंसीडर किया जाता है और तब जाके वेंडर वॉल्स रेडियस दिया जाता है। तो ये हमारा वेंडर वॉल्स रेडियस हो गया, ये हमारा वेंडर वॉल्स का डायमीटर हो गया। ठीक, अब देखिए मॉलिक्यूल जितना ज्यादा बड़ा होगा वेंडर वॉल्स का फोर्स उतना बड़ा होगा। ठीक है, जैसे देखो अभी मैंने आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन लेके बताया है, तो इससे भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है। जैसे हम पीरियोडिक टेबल में अगर ऊपर से नीचे आएंगे, मतलब टॉप से बॉटम की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारा होगा क्या कि जो एन का वैल्यू है, जो हमारा नंबर ऑफ सेल्स है, वो बढ़ता चला जाएगा। पहले 1 2 3 4 ऐसे करके 7 तक जाएगा। तो 7 तक जाने का मतलब है कि एटम्स का जो साइज है वो इतना बढ़ गया, 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ से इसका जो रेडियस है वो यहाँ हो गया। तो जो दूसरा एटम होगा उसका रेडियस भी इतना ही बड़ा होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, जाहिर सी बात है। तो इन दोनों का जब रेडियस इतना बढ़ेगा तो होगा क्या कि सेम एटम्स है, तो सेम एटम्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों लागू होंगे। क्यों लागू होंगे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स है। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैं कुछ और बता रहा हूँ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों लागू होगा। वो इसलिए क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स की हम सिर्फ बात करें तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन एक एवोगाड्रो नंबर को जस्टिफाई करने के लिए या एवोगाड्रो के थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए हम ये चीज समझेंगे कि ये एटम, इधर वाला जो एटम है, ये इधर वाले एटम्स को अट्रैक्ट करेगा। और कैसे अट्रैक्ट करेगा, तो वेंडर वॉल्स फोर्स के मदद से अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे जैसे साइज हमारा बढ़ते चले जाएगा वैसे वैसे वेंडर वॉल्स का जो फोर्स है वो भी इंक्रीज करता चला जाएगा। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, फ्रॉम top to bottom, from top to bottom, van der Waals force of attraction increases, ठीक, therefore van der Waals radius increases। ठीक, तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा एटम्स का या एलिमेंट्स का, वैसे वैसे वेंडर वॉल्स का रेडियस और वेंडर वॉल्स का फोर्स भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन यही चीज हमें पीरियड में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे तो वेंडर वॉल्स का जो फोर्स है वो डिक्रीज करेगा और उसी वजह से वेंडर वॉल्स का रेडियस भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए, नोट्स मैंने डाल रखा है। ठीक, कि लेफ्ट टू राइट हमारा वेंडर वॉल्स का रेडियस डिक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम हमारा वेंडर वॉल्स का रेडियस इंक्रीज करता है।
देखिए यहाँ मैंने फिगर आपको दिखा रखा है, ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का जो एटम है उसके सेंटर से डिस्टेंस कहाँ तक, तो दूसरे मॉलिक्यूल के एटम्स के सेंटर तक का डिस्टेंस, ठीक है, इसको हम वैन डर वाल्स डायमीटर कहते हैं और उसका हाफ हो जाएगा हमारा वैन डर वाल्स रेडियस। तो हाफ कहाँ तक लेंगे हम, देखिए यहाँ पे, यहाँ इन दोनों के बीच का जो ये लाइन होगा, ठीक है, वो हमारा वैन डर वाल्स का रेडियस कहलाएगा। ये जो लाइन है रेड वाला जो मैं दिखाया है अभी, ये इन दोनों एटम्स के मीन पोजीशन को दिखाता है, मतलब एकदम स्ट्रेट बीच पोजीशन को दिखाता है, ठीक है, और उस बीच वाले पोजीशन से ही हम रेडियस को शो करते हैं, वैन डर वाल्स रेडियस। यहाँ देखिए मैंने एक इंपॉर्टेंट रिलेशन दिखा रखा है कि वैन डर वाल्स का रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि वैन डर वाल्स का रेडियस कोवेलेंट रेडियस से हमेशा बड़ा होगा। बड़ा होने का रीजन ये है कि कोवेलेंट रेडियस, यहाँ देखो कोवेलेंट रेडियस भी दिखा रखा है मैंने, कोवेलेंट रेडियस सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, लेकिन वैन डर वाल्स रेडियस डिफरेंट मॉलिक्यूल या दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, इस वजह से इसका रेडियस बड़ा हो जाता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास मेटालिक और क्रिस्टल रेडियस। देखिए ये एक रेडियस है जो स्पेशली मेटल्स के लिए दिया जाता है, जैसे अल्कली मेटल्स हो गए, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गए, और भी डिफरेंट मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में, तो उनके लिए यूज किया जाता है। दो मेटल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, या यूं कहिए जैसे आपको यहाँ पे हाइड्रोजन का केस मैंने दिखाया था, ठीक है, सेम कंडीशन मेटल्स के साथ भी दिखता है हमको, जैसे सोडियम और सोडियम के बीच का जो रेडियस होगा उसे हम मेटालिक रेडियस कहेंगे। यहाँ पे ये जो हाफ डिस्टेंस है, ये जो हाफ डिस्टेंस है यहाँ तक, ये हमारा मेटालिक रेडियस कहलाएगा। देन नेक्स्ट है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस जो है ये बेसिकली यूज किया जाता है आयंस के केस में, ठीक है, यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ रेडियस हमको देखने को मिलता है। पहला कैट आयनिक रेडियस और दूसरा एन आयोनिक रेडियस, मतलब एक तो पॉजिटिव चार्ज वाला रेडियस, एक नेगेटिव चार्ज वाला रेडियस, ठीक है। अब देखिए इसमें एक खासियत क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका एटॉमिक रेडियस से क्या फर्क पड़ता है जब आयंस बनते हैं तब, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब हम आयनिक रेडियस की हम बात कर रहे होते हैं, तो जैसे यहाँ पे देखो कैट आयनिक रेडियस दिखा रखा है, तो कैट आयंस के केस में जो रेडियस है वो हमेशा डिक्रीज करता है विद कंपैरिजन टू इट्स एटम। जैसे सोडियम की हम बात करें, तो सोडियम में देखिए 11 इलेक्ट्रॉन्स या 11 प्रोटॉन्स जो कहिए, ठीक। अब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन को अगर हम अरेंज करेंगे तो वो कैसे दिखेगा, ये 2, 8 और 1, 2, 8 एंड 1। लेकिन जब इसका हम आयन बनाएंगे तो आयन बनने पे क्या हो जाएगा, ये एटॉमिक नंबर 11 सोडियम प्लस, और उसके बाद ये हमको कैसा स्ट्रक्चर देगा, तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि पहले हमारे पास 3 सेल है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है, 3 सेल है हमारे पास। तो हमारा जो रेडियस है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के इस तीसरे सेल तक। लेकिन जैसे ही सोडियम सोडियम आयन में कन्वर्ट हुआ, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ से निकल के चला गया, जिसके वजह से क्या होगा कि ये जो थर्ड सेल है, ये थर्ड सेल यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, और रेडियस हमारा कहाँ से कहाँ हो जाएगा, तो न्यूक्लियस के सेंटर से सेकेंड शेल तक ही हमको रेडियस देखने को मिलेगा, जिसके वजह से हम कहते क्या है कि हमेशा कैट आयंस के लिए रेडियस हमेशा डिक्रीज करेगा। चाहे कोई भी कैट आयन हो, उसके लिए रेडियस हमेशा डिक्रीज करेगा। वो इसलिए क्योंकि प्रोटॉन्स की संख्या, प्रोटॉन जो है वो इंक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज करता है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
न्यूक्लियस का, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा किसके केस में, तो कैटायन के केस में, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो रेडियस डिक्रीज करेगा, ठीक। चलिए सेम चीज हम देखते हैं एनायंस के साथ। एनायंस में क्या है, यहाँ अगर हम क्लोरीन की बात करें, अगर क्लोरीन की हम बात करें तो इस कंडीशन में क्या है, देखो क्लोरीन का ठीक उल्टा होगा। अभी क्लोरीन में कितने हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब चूंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज किया है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ जाना चाहिए, इसके पास जाना चाहिए, जिसके वजह से इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने कल आपको बताया था स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जब बढ़ गया है, तो इस बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन्स के वजह से इन दोनों के बीच में जो है फोर्स ऑफ रिपल्शन चालू हो जाएगा, ठीक। फोर्स ऑफ रिपल्शन चालू होगा, जिसके वजह से रेडियस में थोड़ा सा फर्क आएगा। तो जो शेल हमारा यहाँ पे था, अब ये शेल इस जगह से बनना, सॉरी, ये शेल इस जगह से ऐसे बनेगा, ठीक। तो हम कहते क्या है कि एन आयन का रेडियस, एन आयन का रेडियस हमेशा हमेशा अपने एटम से बड़ा होता है। एन आयन का रेडियस हमेशा बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, ठीक है। कैटायन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, जिसके वजह से हमारा रेडियस इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये इंक्रीज करेगा और ये डिक्रीज करेगा, और वही चीज कैटायन में ठीक उल्टा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा और रेडियस डिक्रीज करेगा। यहाँ तक डाउट है किसी को? चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, वो आप ऊपर से तीनों नोट्स आप एक बार पढ़िए, कोई डाउट है तो वापस से पूछ लीजिए। चलिए यहाँ पे एक बार देख लीजिए पढ़ के, कोई डाउट है तो फिर पूछ लीजिए। चलिए फटाफट रीडिंग कीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। पढ़ के हो जाए तो बता दीजिए, फिर मैं स्क्रॉल कर दूंगा नीचे। पहले इसको पढ़ लीजिए, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उसको पहले पढ़ लीजिए, ये कंप्लीट हो जाए तो आगे चलेंगे, फिर जो डाउट होगा उसमें समझाएंगे ना। सबका हो गया कोवेलेंट रेडियस? देखो आप एक बार इस ड्राइंग को देखो, मैं ज्यादातर ड्राइंग्स आपको इसलिए देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो, ठीक है। इस ड्राइंग को आप ढंग से देखो, भैया इस ड्राइंग को आप ढंग से देखिए। मान लीजिए ये हमारे पास H है और ये हमारा Cl है, ठीक। तो ये हमारा Cl हो जाएगा और ये हमारा H हो जाएगा। अब देखो HCl है, तो इसके इसके बीच ये हमारा सेंटर न्यूक्लियस, और यहाँ पे जो पोजीशन बन रही है ये हमारा कोवेलेंट रेडियस, ठीक। तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया,
ये एक मॉलिक्यूल हो गया और ये हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, तो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का जो मीन पोजीशन होगा, ये जो मीन पोजीशन बनता है, इसको हम कहेंगे वैन डर वाल्स का रेडियस। क्यों कहेंगे? क्योंकि वैन डर वाल्स ने इस चीज को समझाया था कि यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इस जगह पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, किसके किसके बीच? तो ये न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच। ठीक है, यहाँ का जो न्यूक्लियस है, इसके और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को हमको मिलता है, जिसके वजह से दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब इसी तरीके से इधर मान लो कोई, इधर अगर कोई मॉलिक्यूल है तो वो भी इसी तरीके से जुड़ा हुआ रहेगा। यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ रहेगा? तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसके फोर्स के द्वारा जो डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, वो डिस्टेंस यहाँ पे रेडियस जो हम लेते हैं वो वैन डर वाल्स के नाम से लेते हैं। तो कोवलेंट रेडियस और वैन डर वाल्स रेडियस का फर्क यही है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का जो एटम है वो जुड़ा हुआ रहेगा, और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं हवा में, और उन दोनों के बीच में फोर्स लगता है, उसको समझाया है वैन डर वाल्स ने। ठीक है प्रियांशु, क्लियर है अभी? बाकी लोग को क्लियर है? बाकी सबको क्लियर है वैन डर वाल्स का रेडियस? देखो वैन डर वाल्स का जो रेडियस है ना, ये हमको इस चैप्टर में तो काम आएगा ही, इसके साथ साथ इनऑर्गेनिक में भी काम आएगा। अभी काम कैसे आता है, अब देखिए, जैसे देखिए आपको एटम्स को कंपेयर करने के लिए दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया आयोडीन। ठीक है, आयोडीन है, देन ब्रोमीन है, क्लोरीन है, देन फ्लोरीन। ये हमारा क्या है? हैलोजन एटम्स। ठीक है, ये हमारे पास हैलोजन एटम है। अब देखिए कहता क्या है कि इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। ठीक है, अब इसमें से कहेगा आपको सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो अगर हम देखें तो ये अरेंजमेंट इस टाइप से होता है पीरियोडिक टेबल में। फ्लोरीन, क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और उसके बाद है आयोडीन। ठीक, तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि जो स्टेबिलिटी है वो इसकी ज्यादा होती है। ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि इसे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो मॉलिक्यूल्स को ज्यादा स्टेबल कंडीशन में बांध के रखता है। ठीक, और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे वैसे वैसे हमारा साइज क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, साइज बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से वैन डर वाल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक, तो इसका ठीक उल्टा होना चाहिए, नीचे से ऊपर की ओर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटना चाहिए और साइज डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक है जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, खासकर ऑब्जेक्टिव केस में। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। इन सब में से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा वैन डर वाल्स रेडियस, और उसके बाद आयनिक रेडियस। ठीक है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। आयनिक रेडियस देखिए, यहाँ पे यहाँ पे कंपैरिजन आता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये चार एलिमेंट है,
Li प्लस Na प्लस K प्लस एंड Rb प्लस, ठीक है, ये 4 एलिमेंट है। अभी चारों एलिमेंट कैसे हैं, तो पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसमें से जो है वो मतलब साइज ऑफ जो आयन है वो किसका बड़ा है या किसका छोटा है, या फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कीजिए, ऐसे पूछता है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं आयंस की, आयंस के साइज की, ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वो आयंस का जो साइज पूछ रहा है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मैंने आपको पढ़ाया है पहले, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं, ठीक। अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। या फिर यहाँ पे देखिए, हम यहाँ इस जगह पे हमने क्या पढ़ा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में हम करते क्या है कि यहाँ पे हम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना ढूंढ के हम यहाँ पे क्या ढूंढते हैं, तो सेम चार्ज वाले आयंस, सेम चार्ज आयंस, ठीक है। सेम चार्ज वाले आयंस इसलिए क्योंकि हमको कंपेयर करने में आसानी होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम सोडियम और मैग्नीशियम के हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, तो सोडियम और मैग्नीशियम का कंपैरिजन कैसे करेंगे जब दोनों का चार्ज सेम है। लेकिन जहां चार्ज में फर्क आएगा वहां पे सब कुछ फर्क हो जाएगा, मतलब उसका साइज वगैरह काफी ज्यादा मैटर करने लग जाएगा। तो चार्ज हम इसलिए कंसीडर करते हैं ताकि हमें सिर्फ और सिर्फ जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन प्रोटॉन्स के वजह से मिल रही हो, ना कि इलेक्ट्रॉन्स के वजह से मिल रही हो, ठीक है। ध्यान से सुनिए, जो हम कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक की मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की या फिर सेम चार्ज वाले एलिमेंट्स की, आयंस की, तो वहां पे हम बेसिकली प्रोटॉन्स की वजह से कंपैरिजन करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो हम क्या देखेंगे कि जिस आयन का प्रोटॉन मैक्सिमम होगा, ठीक है, या यूं कहिए जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका साइज भी ज्यादा होगा, ठीक है। प्रोटॉन मैक्सिमम होगा तो साइज भी उसका मैक्सिमम होगा। तो जैसे जैसे हम ग्रुप्स में नीचे आएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हमारा जो आयनिक साइज है, आयनिक साइज है हमारा, ये आयनिक साइज ये क्या होगा, तो इंक्रीज करेगा, आयनिक साइज भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। कब करेगा, फॉर सेम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आयनिक साइज हमारा इंक्रीज करेगा, लेकिन यही चीज पीरियड के अलॉन्ग में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा, ठीक है। हम बेसिकली जो प्रॉपर्टी है वो पढ़ रहे हैं किसके किसके अलॉन्ग, तो हमारा ग्रुप में टॉप टू बॉटम और पीरियड में लेफ्ट टू राइट। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे हमारा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम सेम चार्ज की बात करें तो वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की हम बात करते हैं, या फिर यूं कहिए कि हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। तो जिस आयन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका साइज भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेम चार्ज वाले आयंस के साथ। समझ में आया यहाँ तक, ये फंडा समझ में आया अरेंजमेंट या फिर कंपैरिजन का। यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का ये जो आयंस है इसका चार्ज का कंपैरिजन दिखाया गया है। यहाँ पे आयोडीन सबसे बड़ा है, उसके बाद ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एसआर का कंपैरिजन है। तो बेरिलियम देखिए एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम सबसे छोटा है, उसके बाद मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है, फिर स्ट्रोंटियम है, एसआर, ठीक है। तो जैसे जैसे सबका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे साइज भी इंक्रीज कर रहा है। सेम कंडीशन ये फर्स्ट एग्जांपल के साथ भी है। लिथियम है एटॉमिक नंबर 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19,
एंड रुबिडियम, ये सबसे बड़ा है। रुबिडियम आपका ये नीचे में आपका फ्रांसियम के ऊपर आता है, ठीक है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है इन तीनों से ज़्यादा है, जिसके वजह से इसका साइज भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? बाकी लोगों को? तो यहाँ पे मैंने आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस लिखा है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस जैसे जिनके इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। अब यहाँ पे देखिए, the ions having same number of electrons but different magnitude of nuclear charge are called isoelectronic ions. The size of isoelectronic ions decreases as the magnitude of nuclear charge increases. मतलब जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे साइज भी डिक्रीज करना चालू होगा। लेकिन कब की हम बात करें, तो जब हम डिफरेंट एलिमेंट्स की बात कर रहे हो, वहाँ पे अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए, जब हम इलेक्ट्रॉन्स की कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे चार्ज के हिसाब से साइज बढ़ेगा। या यूँ याद रखिए कि जो नॉन मेटल्स है, अगर नॉन मेटल्स में नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो साइज बढ़ेगा, और मेटल्स चार्ज बढ़ रहा है तो साइज घटेगा। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, नॉन मेटल्स में चार्ज इंक्रीज करेगा तो फिर साइज जो है आपका वो भी इंक्रीज करेगा। और मेटल्स के केस में अगर चार्ज इंक्रीज करेगा तो साइज जो है वो डिक्रीज करेगा। वो इसलिए क्योंकि नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होता है, और जिसके वजह से आपका फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से साइज बढ़ जाएगा। लेकिन मेटल्स के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, किसके किसके बीच, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाएगा। आ रहा है आवाज? अभी आवाज क्लियर है अभी? देखिए यहाँ पे O2 माइनस F माइनस नियॉन सोडियम प्लस Mg2 प्लस, तो O2 का जो साइज है वो सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ एटॉमिक नंबर सबसे कम है, ठीक है। देखो चार्ज यहाँ पे 2 चार्ज बढ़ गया है, इसके वजह से यहाँ साइज भी बढ़ गया 1.40। देन फ्लोरीन F माइनस 1.36,